अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। आज हम ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग को डिस्कस करेंगे। जैसे आपको पता है कि अक्सर ट्रांसफार्मर जब हम इंटरव्यू में क्वेश्चनिंग हमसे होती है कि वो पूछते हैं कि ट्रांसफार्मर के कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, तो हमें सिर्फ दो पता होते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट, क्योंकि किताबों में हमें यही पढ़ाए जाते हैं। लेकिन एक्चुअली ट्रांसफार्मर में जो है वो बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं। जैसे हम ऑलरेडी जो है वो डिज़ोल्व गैस एनालिसिस और जो है वो सेफरा जो है वो पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो जो है वो प्ले लिस्ट में जो है वो लेक्चर आप देख सकते हैं डिज़ोल्व गैस एनालिसिस और सेफरा का। तो उनके अलावा भी हमारे पास जो है वो डिफरेंट टेस्ट होते हैं जो ट्रांसफार्मर के हम ऑयल के करते हैं। तो चले उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल होती है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की भी एक लिमिट होती है कि अगर ट्रांसफार्मर की जो है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है तो उसका मतलब है उसमें ट्रांसफार्मर के ऑयल में जो है वो कंडक्टिव इम्प्योरिटीज़ शामिल हो गई हैं। तो कंडक्टिव इम्प्योरिटीज़ को जो है वो इसका मतलब हमें मिनिमाइज़ करने की ज़रूरत है। तो इसको मेजर कैसे करते हैं? इट इज़ अ मेजर ऑफ डीसी रेजिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट साइड ऑफ द 1 सेंटीमीटर क्यूब ब्लॉक ऑफ ऑयल। कि ये बेसिकली हम 1 सेंटीमीटर एक क्यूब ब्लॉक का लेते हैं और उसमें दो बेसिकली इलेक्ट्रोड रख देते हैं, अपोजिट इलेक्ट्रोड। तो फिर हम उसकी जो है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डीसी रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। ये बेसिकली टेम्परेचर के हिसाब से होती है कि अगर आपके जो ट्रांसफार्मर के ऑयल का टेम्परेचर 90 डिग्री है तो उसकी जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो 35 मल्टीप्लाई बाई 10 टू की 12 ओम सेंटीमीटर से जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर आपके जो ऑयल का टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री है तो आपकी जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो 1500 मल्टीप्लाई बाई 10 टू की 12 ओम सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस तरह जो हम बेसिकली स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ टेम्परेचर ट्रांसफार्मर ऑयल की मेजर करते हैं। या दूसरी ज़ुबान में हम ये कहें कि हम जो ट्रांसफार्मर में जो कंडक्टिव इम्प्योरिटीज़ कितनी हैं, ये चीज़ हम बेसिकली यहाँ पे हम चेक करते हैं। दूसरा जो हम टेस्ट ट्रांसफार्मर में परफॉर्म करते हैं वो टैन डेल्टा या डाइलेक्ट्रिक डेसिपेशन फैक्टर या CNDF टेस्ट भी बोलते हैं इसको, कैपेसिटेंस डेसिपेशन फैक्टर टेस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रांसफार्मर की जो बेसिकली इंसुलेशन को चेक करता है कि जैसे हम ट्रांसफार्मर में अगर हम इंसुलेट कर दें, जैसे आपकी जो वाइंडिंग है और टैंक होता है वो इंसुलेट होता है और दरमियान में ऑयल होता है, तो ये बेसिकली एज अ कैपेसिटर का काम करता है कि जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है, क्योंकि वहाँ पे बेसिकली करंट होता है तो वो एज अ पॉजिटिव प्लेट काम करती है। ट्रांसफार्मर का जो टैंक होता है वो एज अ नेगेटिव प्लेट काम करता है। जो ट्रांसफार्मर का ऑयल होता है वो एज अ डाइलेक्ट्रिक काम करता है और वहाँ पे बेसिकली एक कैपेसिटर बन जाता है। और आपको पता है कि कैपेसिटर में जो है वो बेसिकली कैपेसिटिव करंट फ्लो करता है और कैपेसिटिव करंट में जो है वो एंगल क्या होता है कि जो करंट होता है वो एग्जैक्टली 90 डिग्री लीड करता है वोल्टेज के साथ। तो हम कैपेसिटर टैन डेल्टा टेस्ट में बेसिकली हम वही जो है वो करंट का एंगल जो है वो चेक करते हैं कि अगर वो एंगल एग्जैक्टली 90 है तो उसका मतलब जो ट्रांसफार्मर में जो पैदा हो रही है वो जस्ट कैपेसिटेंस पैदा हो रही है। तो अगर ट्रांसफार्मर का जो एंगल करंट का एंगल है वो 90 डिग्री से कम हो गया है तो उसका मतलब है जो ट्रांसफार्मर में कहीं ना कहीं रेजिस्टिव करंट फ्लो कर रहा है। जब रेजिस्टिव करंट कब फ्लो करेगा? जब ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है या तो वो शॉर्ट सर्किट होगी या कहीं लीकेज की वजह से जो है वो ट्रांसफार्मर में जो करंट है वो ग्राउंड की तरफ फ्लो कर रहा होगा। तो जब वो भी करंट ऐड होगा तो आपको पता है कि रेजिस्टिव करंट में जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। जब वो भी करंट आपके कैपेसिटिव करंट के साथ मैच करेगा तो ये जो 90 डिग्री का एंगल है ये कम हो जाएगा। तो उस वजह से हमें पता चल जाएगा कि हमारे जो ट्रांसफार्मर की जो इंसुलेशन है वो कहीं ना कहीं से वीक हो रही है, जिसकी वजह से हमारा जो करंट है वो लीक हो रहा है। तो ये बेसिकली कैसे होता है कि इसको ज़रा देख लेते हैं थ्योरी हल छोटी सी कि व्हेन प्योर इंसुलेटर कनेक्टेड बिटवीन द लाइन एंड अर्थ इट एक्ट एज अ कैपेसिटर। आइडली इफ द इंसुलेटिंग मटेरियल आल्सो सर्व एज डाइलेक्ट्रिक तो 100% प्योर डाइलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द वुड ओनली बी अ कैपेसिटिव कंपोनेंट। उसमें सिर्फ कैपेसिटिव कंपोनेंट होगा जिसमें करंट जो 90 डिग्री लीड करेगा। विद नो रेजिस्टिव कंपोनेंट ड्यू टू जीरो इम्प्योरिटी। अगर उसमें इम्प्योरिटी नहीं है तो उसमें जो करंट रेजिस्टिव करंट क्या होगा? ज़ीरो होगा। अच्छा, अगर इन केस जो है वो
in pure capacitive current lead the applied voltage by 90 degree. It's impossible to achieve 100% purity in insulator over time. टाइम के साथ एजिंग इंसुलेटर अक्यूमुलेट इम्प्योरिटी सच एज डर्ट या मॉइस्चर. जब किसी भी जगह डर्ट आ जाए या मॉइस्चर आ जाए तो वो क्या बेसिकली कहता है वहाँ पे कंडक्टिव पाथ बन जाता है. These impurity create a conductive path and introduce a resistive component to the leakage current from the line to earth. तो ये क्या करता है कि resistive current जो है वो ट्रांसफार्मर में पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से जो एंगल 90 डिग्री था अब वो एंगल क्या हो जाता है, कम हो जाता है. जैसे ये बेसिकली ग्राफ में दिखाया गया है कि अगर हमारा जो है वो करंट क्या होगा, कैपेसिटिव करंट क्या होता है बेसिकली, अगर ये वोल्टेज हैं तो ये उसका वो 90 डिग्री लीड करता है, और जो हमारा रेजिस्टिव करंट होता है वो 0 डिग्री पे होता है वोल्टेज के. तो जब रेजिस्टिव करंट भी होगा, कैपेसिटिव करंट भी होगा, तो एंगल एक लोड का ऐसे बनेगा, और इसमें क्या होगा, ये एक tan डेल्टा एंगल बनेगा. तो ये बेसिकली एंगल हमें बताता है कि हमारे जो ट्रांसफार्मर की इंसुलेशन है उसकी सिचुएशन क्या है, क्या इंसुलेशन में लीकेज है या नहीं है. तो इस तरह हम आइडिया लगाते हैं tan डेल्टा टेस्ट से या CNDF टेस्ट से. अब इसकी आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए कि अगर CNDF हम या tan डेल्टा टेस्ट जो है न्यू ट्रांसफार्मर का कर रहे हैं तो उसकी जो परसेंटेज है CNDF की वो 0.015 होनी चाहिए, परसेंट होनी चाहिए, 0.015%. और अगर हम जो tan डेल्टा टेस्ट किसी यूज्ड ट्रांसफार्मर का कर रहे हैं, ठीक है, ये भी यहाँ पे बेसिकली न्यू लिखा हुआ है, न्यू नहीं ओल्ड या यूज ट्रांसफार्मर का कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू 0.5% से कम होनी चाहिए. अगर उसकी वैल्यू 0.5% से ज़्यादा है तो उसका मतलब उसकी जो इंसुलेशन है वो किसी न किसी जगह पे डैमेज है. अगर बहुत ज़्यादा डैमेज होगी तो ये वैल्यू 0.5 नहीं होगी, ये 2, 3, 4% होगी वैल्यू. तो इसका मतलब है उस ट्रांसफार्मर की जो इंसुलेशन है वो डैमेज हो गई है और उसमें जो है वो रेजिस्टिव करंट बहुत ज़्यादा फ्लो कर रहा है. tan डेल्टा टेस्ट भी हम इसी तरह करते हैं कि हम ट्रांसफार्मर की जहाँ पे बेसिकली हम फेज़ का कनेक्शन करते हैं तो वहाँ पे एक लीड लगा देते हैं और दूसरी लीड आपकी बॉडी पे ट्रांसफार्मर की लग जाती है, और फिर उस बेसिकली एक कैपेसिटेंस जनरेट होती है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग और उसके टैंक के दरमियान, और इस तरह हम जो है वो उसकी बेसिकली जो है वो इंसुलेशन है वो हम चेक करते हैं tan डेल्टा टेस्ट से. दूसरा टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं वाटर कंटेंट टेस्ट. वाटर कंटेंट टेस्ट बेसिकली क्या, पहले तो मैं ये बता दूं कि क्यों करते हैं, क्योंकि अगर ट्रांसफार्मर के ऑयल में हम क्या कहते हैं कि मॉइस्चर नहीं होना चाहिए. अगर ट्रांसफार्मर के ऑयल में मॉइस्चर होगा तो वो मॉइस्चर क्या करेगा, आपके ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग पेपर होगा उसको वो ख़राब करना शुरू कर देगा, उसकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी. तो इस वजह से हम ये कहते हैं, जैसे हम ब्रीदर भी लगाते हैं, सिलिका जेल लगाते हैं, वो किस लिए लगाते हैं कि ट्रांसफार्मर में मॉइस्चर ना जाए. वो मॉइस्चर क्या करता है कि आपके जो ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन पेपर होता है उसको डिग्रेड करना शुरू कर देता है, क्योंकि मॉइस्चर की मौजूदगी में जो आपका ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन पेपर है वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड होता है. तो इस वजह से हम जो है वो ट्रांसफार्मर में मॉइस्चर को नहीं एंटर होने देते, पानी को नहीं एंटर होने देते. तो ये बेसिकली मेजर कैसे करते हैं, हम इसमें कार्ल फिशर टाइट्रेशन मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें हम जो है वो ट्रांसफार्मर के ऑयल को आयोडीन, सल्फ़र डाइऑक्साइड और जो है वो कार्बन के अल्कोहल के कंपोनेंट के साथ उसको मिक्स करते हैं. इस हम जो सैंपल होता है ऑयल का इज़ मिक्सड विद द सल्फ़र डाइऑक्साइड, आयोडीन ऑयंस एंड ऑर्गेनिक बेस अल्कोहल में हम जो उसको जो है वो मिक्स करते हैं. आयोडीन ऑइन क्या करती है कि इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से जो है वो बेसिकली वो रिएक्शन करती है. द आयोडीन आइन, यहाँ पे आयोडीन आइन प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोलाइसिस आर कंज्यूम एज लॉन्ग एज वाटर मालिक्यूल्स आर प्रेजेंट. कि आयोडीन ऑइन कब तक कंज्यूम होंगे, जब तक वाटर मालिक्यूल होंगे उसमें. जब वाटर मालिक्यूल ख़त्म हो जाएंगे तो ऑइन जो है वो आयोडीन ऑइन है वो उसमें जो है वो कंज्यूम नहीं होंगे. जितना पानी होगा उस ऑयल में उतना ज़्यादा आपके आयोडीन कंज्यूम होंगे. फिर हम क्या करते हैं कि उस आयोडीन से हम जो है वो पानी की मकदार का जो हम जायज़ा लगा लेते हैं. अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस द अमाउंट ऑफ आयोडीन रिएक्टिंग is proportional to electricity consumed for the electrolysis during the Karl Fisher reaction. तो ये भी बेसिकली हमारे पास वैल्यू है. therefore 127 ग्राम ऑफ आयोडीन will react with the 18 ग्राम ऑफ वाटर. इसका मतलब है कि अगर हमारे पास
था, सैंपल था, और उसमें अगर 127 ग्राम अगर आयोडीन यूज़ हुई है तो इसका मतलब है वहाँ पे जो है वो 18 ग्राम वाटर था। तो इस तरह हम जो है दिस अलाउ टू अस टू डिटरमिन द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ वाटर इन इंसुलेटिंग ऑयल सैंपल। इस तरह हम जो है वो इंसुलेटिंग ऑयल में जो वाटर की क्वांटिटी है उसको हम जो है वो उसका जायज़ा लेते हैं, वो हम फाइंड करते हैं। अब वाटर कंटेंट की वैल्यू क्या है कि वाटर कंटेंट अलाउड इन ऑयल इज़ अप टू 50 ppm पार्ट्स पर मिलियन, कि अगर आपके जो वाटर कंटेंट है ट्रांसफार्मर के ऑयल में 50 ppm से कम है तो आपके ट्रांसफार्मर का में जो है वो वाटर कंटेंट ठीक है, उसमें ज़्यादा मसला नहीं है। लेकिन अगर वो 50 ppm से ज़्यादा है तो वो जो है वो ट्रांसफार्मर के जो वाइंडिंग पेपर होगा उसको वो डैमेज करेगा, तो इसलिए हम उसकी जो है वो डिहाइड्रेशन करेंगे। इस तरह जो है वो ट्रांसफार्मर में एसिडिटी टेस्ट भी हम ट्रांसफार्मर ऑयल का करते हैं। अब ये भी मैं पहले बता देता हूँ कि एसिडिटी टेस्ट क्यों करते हैं, कि जितना ज़्यादा एसिडिक आपका ट्रांसफार्मर का ऑयल होगा वो उतना ज़्यादा मॉइस्चर को अपनी तरफ खींचेगा, उतना ज़्यादा पानी को वो अब्जॉर्ब करेगा। तो इसलिए आपका जो ट्रांसफार्मर का ऑयल है वो ज़्यादा एसिडिक नहीं होना चाहिए। तो ये हम कैसे फाइंड करते हैं, इट मेक्स ऑयल टू अब्जॉर्ब मोर वाटर, डिटोरेट द इंसुलेशन प्रॉपर्टी ऑफ पेपर इंसुलेशन ऑफ द वाइंडिंग, क्योंकि जब एसिडिक बहुत ज़्यादा होगा तो वो वाटर बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगा, जब वाटर बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगा तो वो पेपर इंसुलेशन जो वाइंडिंग का होगा उसको भी वो डिटोरेट करेगा, डैमेज करेगा, और एक्सेलरेट द ऑक्सीडेशन प्रोसेस एंड इंक्रीज द रस्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। उसके बाद जो है वो रस्टिंग भी आपके जो ट्रांसफार्मर का टैंक है उसमें ऑक्सीडेशन करेगा और उसमें रस्टिंग का बायस बनेगा। तो ये हम कैसे बेसिकली एसिडिटी जो ट्रांसफार्मर की वो कैसे फाइंड करते हैं, वी एक्सप्रेस द एसिडिटी ऑफ ऑयल इन मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द एसिड प्रेजेंट इन द ग्राम ऑफ ऑयल, के जितना ज़्यादा हमें KOH जो कि बेसिक है, बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगर वो जितना ज़्यादा चाहिए होगा इसका मतलब उतना ज़्यादा आपका ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है वो एसिडिक है। तो इस तरह हम जो है वो उसकी एसिडिटी ट्रांसफार्मर के ऑयल की फाइंड करते हैं। अब क्या होता है, दूसरा फ्लैश पॉइंट ट्रांसफार्मर का हम फाइंड करते हैं कि क्या जो ट्रांसफार्मर का फ्लैश पॉइंट है वो कहीं कम तो नहीं हो गया इन प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़ या मॉइस्चर की वजह से, क्योंकि अगर ट्रांसफार्मर में जो है वो फ्लैश पॉइंट कम हो जाएगा तो ट्रांसफार्मर जब जो उस टेम्परेचर पे जाएगा तो ऑयल बॉयल करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से उसमें गैसेस पैदा होंगी और जो हमारे डिज़ोल्व गैस एनालिसिस के जो रिजल्ट्स हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए हम जो है वो फ्लैश पॉइंट पे ट्रांसफार्मर के ऑयल को नहीं जाने देते, क्योंकि उस पर बेसिकली उसको कम नहीं होने देते, और अगर हमारा जो है वो ट्रांसफार्मर का ऑयल बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो आपके जो वाइंडिंग का पेपर है वो भी डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा, वो भी ओवर हीट होगा। तो इट इज़ अ टेम्परेचर, इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ टेम्परेचर एट विच ऑयल गिव्स एनफ वेपर टू प्रोड्यूस फ्लेमेबल मिक्सचर विद एयर, इट स्पेसिफाइज चांसेस ऑफ फायर हैजर्ड इन ट्रांसफार्मर, फ्लैश पॉइंट शुड बी ग्रेटर देन 140 डिग्री। तो ट्रांसफार्मर के ऑयल का जो फ्लैश पॉइंट है वो 140 डिग्री से अबव होना चाहिए। पोर पॉइंट होता है ट्रांसफार्मर के ऑयल का, इट इज़ मिनिमम टेम्परेचर एट विच ट्रांसफार्मर ऑयल स्टार्ट फ्लोइंग। तो ये मिनिमम टेम्परेचर है, ये एशिया में तो ये चीज़ मैटर नहीं करती क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा टेम्परेचर ड्रॉप डाउन नहीं होता, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में जो ट्रांसफार्मर का ऑयल यूज़ किया जाता है वहाँ पे पोर पॉइंट भी देखा जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर का जो वैसे जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वो माइनस में भी चला जाता है, तो वहाँ पर हम जो है वो पोर पॉइंट भी ट्रांसफार्मर का चेक करते हैं, लेकिन साउथ एशिया में पोर पॉइंट इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। ट्रांसफार्मर में आमतौर पर दो तरह के ऑयल यूज़ होते हैं, पैराफिन बेस और नेफ्था बेस। तो पैराफिन बेस जो ऑयल होते हैं वो हायर वैल्यू ऑफ पोर पॉइंट होती है और नेफ्था बेस की बनिस्बत। इट मेनली डिपेंड अपॉन वैक्स कंटेंट ऑफ ऑयल, जितने ज़्यादा वैक्स कंटेंट होंगे उतना ज़्यादा पोर पॉइंट होगा, मोर वैक्स कंटेंट मोर पोर पॉइंट। उसके बाद ट्रांसफार्मर की इंटरफेशियल टेंशन है। इंटरफेशियल टेंशन बेसिकली क्या है कि जैसे आपको पता है कि ऑयल में जो है वो वाटर मिक्स नहीं होता, तो वाटर को अट्रैक्ट करने की जो ट्रांसफार्मर ऑयल की कंडीशन है उसको हम इंटरफेशियल टेंशन बोलते हैं। इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन द वाटर एंड ऑयल इंटरफेस इज वे टू मेजर द अट्रैक्टिव मॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द वाटर एंड ऑयल इन डाइन पर सेंटीमीटर। ये हम डाइन पर सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। Interfacial tension is exactly useful for determining the presence of oil decay product and polar contaminants. तो गुड ऑयल न्यू ऑयल ग्रेजुअली एग्जिबिट हाई इंटरफेशियल टेंशन होती है उसमें, और इंटरफेशियल टेंशन जो है वो शुड बी ग्रेटर देन 28 डाइन पर सेंटीमीटर या 28 डाइन पर सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए।
उसके बाद है फुरान एनालिसिस, ठीक है, जिसको हम फ्यूराफ्यूरल एल्डी हाइड टेस्ट भी बोलते हैं। जैसे हमने ये देखा था, जैसे जब हमने डीजीए पढ़ा था तो उसमें दो गैसेस थी, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। जो हमने देखी थी वो क्या करती थी, ट्रांसफार्मर के जो इंसुलेशन पेपर है उसकी कंडीशन बताती थी, लेकिन वहाँ से हमें एक आइडिया होता है एग्जैक्ट पेपर की कंडीशन क्या है वहाँ से पता नहीं चलता। तो उसके लिए हम फुरान एनालिसिस ट्रांसफार्मर के ऑयल का करवाते हैं, जिससे हमें जो ट्रांसफार्मर की जो इंसुलेशन पेपर है उसकी एक्चुअल पोजीशन पता चलती है। तो ये फुरान एनालिसिस बेसिकली जो है वो हमें this is Furan analysis transformer oil indicate the degree of degradation of transformer paper insulation. This is usually done transformer aging above the 15 ईयर। जब हमारा ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा एज्ड हो जाता है तो हम उसका फुरान एनालिसिस करवाते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि उसके जो इंसुलेशन का जो पेपर है, वाइंडिंग पेपर है, उसकी क्या सिचुएशन है। फुरान इंडिकेट द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन व्हेन अ फुरान काउंट इज़ अबव 2500 पार्ट्स पर बिलियन हो तो इट मीन्स द ट्रांसफार्मर इज़ अबाउट टू फेल। इसका मतलब उसका जो ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग पेपर है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो आप उसको, अगर उसको ट्रांसफार्मर को बंद नहीं करेंगे, उसका जो इंसुलेशन है उसको बेहतर नहीं करेंगे तो वो ब्लास्ट कर जाएगा। तो ये फुरान एनालिसिस हमें जो है वो ट्रांसफार्मर के इंसुलेशन पेपर की जो है वो एग्जैक्ट लोकेशन, मतलब एक जो है वो वैल्यू देता है कि उसकी बेसिकली क्या सिचुएशन है। उसके बाद बीडीवी हम करते हैं, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल। तो ये भी बेसिकली ऑयल की कंडीशन चेक करने के लिए होता है कि इंसुलेशन ऑयल इज़ अ टाइप ऑफ इंसुलेटिंग मीडियम यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट primarily टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन एंड कूलिंग। ये बेसिकली जो है इंसुलेशन की जो वो इंसुलेशन प्रॉपर्टी को चेक करता है ट्रांसफार्मर ऑयल की। इंसुलेटिंग ऑयल इज़ मेनली मेड ऑफ हाई प्योरिटी मिनरल ऑयल आर सिंथेटिक ऑयल and commonly used in transformer. The breakdown voltage of insulating oil refer to maximum voltage of the oil can withstand under specific condition. तो ये बेसिकली हम बीडीवी परफॉर्म कैसे करते हैं कि क्लीन एंड ड्राई ऑयल ले लेते हैं टेस्ट कप में, और वो जो है वो यूज़ क्लीन एंड ड्राई ऑयल सैंपल बोतल टू टेक सैंपल्स एट द सैम्पलिंग पोर्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। एक ड्राई क्लीन में हम जो है वो ड्राई क्लीन और ड्राई जो बोतल में हम ऑयल सैंपल ले लेते हैं, और उसके बाद हम जो है वो एक इलेक्ट्रोड करते हैं जो कि 2.5 मिलीमीटर जो है वो उनका आपस में डिस्टेंस होता है, और उस जो है वो ऑयल कप में हम ऑयल डाल देते हैं और उसको स्टीरर करते हैं। स्टीरर का मतलब क्या होता है कि जितनी भी उसमें इम्प्योरिटीज़ हों वो मिक्स हो जाएं प्रॉपरली। तो उसके बाद हम जो है वो उसमें हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं। और अगर आपके जो इंसुलेशन बीडीवी वोल्टेज हैं ट्रांसफार्मर के ऑयल के, अगर वो अबव 30 kV हैं तो ट्रांसफार्मर ऑयल की जो कंडीशन है वो गुड है। और अगर आपके जो ट्रांसफार्मर के जो है वो बीडीवी वोल्टेज जो है वो 30 kV से कम है, वो 25 kV पे ब्रेकडाउन हो गया, 20 kV पे ब्रेकडाउन हो गया, तो इसका मतलब है उसको डिहाइड्रेशन की या उसको जो है वो प्योर करने की ज़रूरत है, उसमें इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और वो ट्रांसफार्मर जो ऑयल है वो यूज़ करने के काबिल नहीं है। तो इस तरह हम जो वो ट्रांसफार्मर के ऑयल के जो है वो ये टेस्ट करते हैं, जिसको हम ट्रांसफार्मर के टेस्ट बोलते हैं। तो ये भी आपको पता होने चाहिए, इनकी वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये था ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग के हवाले से आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।